बच्चों, हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी अनदर CACMA फाइनल चार्टर विजन। आज का जो टॉपिक है ये है बिजनेस ट्रस्ट, जो टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट के अंदर में आफ्टर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, राइट। चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड व्हेन आई से टैक्सेशन ऑफ अ ट्रस्ट, इट मींस ट्रस्ट को जो इनकम आ रही है इसका क्या होगा, और यूनिट होल्डर को जो इनकम आ रही है इसका क्या होगा। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे अगर आप लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो आपका टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। हर बार की तरह पढ़ेंगे तो हद कर देंगे, वरना प्रोग्राम रद्द कर देंगे। इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ेंगे और हाँ, आप और मैं मिल करके इस चार्ट को जल्दी से खत्म करेंगे। तो आइए समझते हैं। बिजनेस ट्रस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है रीट और दूसरा होता है इनविट। रीट जो होता है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, वेराज इनविट जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। तो एज ऑफ नाउ रीट और इनविट ऐसे दो ही बिजनेस ट्रस्ट है जो क्या किए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं सरकार के द्वारा। अच्छा, अब रीट प्रैक्टिकली वर्क कैसे करता है। देखिए, रीट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्रैक्टिकली पैसे उठाता है यूनिट होल्डर से और बाद में उसे एसपीवीज के अंदर में इन्वेस्ट करता है या इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मॉल बनाना है, राइट, एक कोई भी मॉल आपके शहर के अंदर में बनेगा तो वो कितना बनेगा, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। बहुत ह्यूज कॉस्ट आती है। पहली बात तो लैंड की और फिर उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अब इतना बड़ा कॉस्ट किसी बिल्डर के पास तो होता नहीं, इतना बड़ा फंड मैनेजमेंट किसी बिल्डर के पास तो होता नहीं। तो बिल्डर काइंड ऑफ किसके पास जाता है, रीट के पास जाता है। वो बोलता है भैया इस प्रोजेक्ट के अंदर में आप हमारे साथ आइए एंड या तो आप इक्विटी फॉर्म के अंदर में आइए या तो आप लोन फॉर्म के अंदर में आइए और क्या करते हैं, मिलकर के इस प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। ठीक उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं, आज जैसे साउथ बॉम्बे और अदर न्यू बॉम्बे को जोड़ने के लिए जो आपका अतल सेतु बना है, इसको बनाने के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट लगी होगी, राइट। अब ऐसे केस में जो कॉस्ट है ये कहां से आई होगी, तो क्या किया जाता है, इनविट बनाया जाता है और इनविट के अंदर में पैसा पूल किया जाता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ लोन और इधर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। और क्या किया जाता है, इससे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। तो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है वेर इन इन्वेस्टर्स का पैसा इन सेक्टर्स के अंदर में लगा करके क्या किया जाता है, उनको भी बेनिफिट क्रिएट किया जाता है, प्लस बड़े बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यस, तो जैसे कि मैंने कहा, रीट और इनविट मेजरली अपना पैसा कहां लगाते हैं, एसपीवीज में लगाते हैं। अब ये एसपीवीज क्या होती है, कोई कंपनी जिसको हम अलग पर्पस के हिसाब से स्पेशल पर्पस व्हीकल भी कहते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकली एसपीवी एक इंडियन कंपनी होती है जिसमें बिजनेस ट्रस्ट एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखता है। अब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, 50% से ज्यादा का इंटरेस्ट एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बनता है। तो एसपीवी का मतलब है एक इंडियन कंपनी इन विच बिजनेस ट्रस्ट हैज अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास तीन कैरेक्टर है एज ऑफ नाउ, और ये तीन कैरेक्टर ही आपका पूरा काम कर देंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस छोटी सी ड्राइंग के अंदर में समझा दूंगा, तुम भी बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट। अब इधर देखना मालिक, ठीक है सर, यानी हम तीन सिचुएशन की बात करें। एक, इन्वेस्टर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहां, बिजनेस ट्रस्ट में, और बिजनेस ट्रस्ट इन टर्न ये पैसा कहां इन्वेस्ट करता है, एक अच्छे एसपीवी में, एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर में, काइंड ऑफ अ शार्क टैंक। ठीक है, अब हमें यहां पे तीन सिचुएशन समझनी है। सबसे पहले एसपीवी को वो किस मॉडल में पैसा देता है। तो अब इस चार्ट को एक्चुअली इधर से राइट से लेफ्ट नहीं पढ़ के लेफ्ट से राइट पढ़ना पड़ेगा। इस चार्ट को राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट पढ़ना पड़ेगा, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सबसे पहले क्या होगा, बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी में पैसा लगाएगा। अब ये पैसा किस तरीके से लगेगा, सोच के देख। एक, या तो वो उसके शेयर्स एक्वायर कर लेगा, बराबर है, यानी वो कैपिटल के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा हो सकता है वो लोन दे दे और लोन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे, मतलब वो इंटरेस्ट इनकम अर्न करेगा। यानी एसपीवी प्राइमा फेसी या तो इनको डिविडेंड देगा या तो इनको इंटरेस्ट देगा। कौन किसको देगा, एसपीवी देगा। किसको देगा बेटा, बिजनेस ट्रस्ट को देगा। लॉजिकल है, राइट। अगर इक्विटी के फॉर्म में आया होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोन के फॉर्म में आया होगा तो इंटरेस्ट देगा। मतलब प्रैक्टिकली बिजनेस ट्रस्ट इज जनरेटिंग इधर डिविडेंड इनकम और इधर इंटरेस्ट इनकम। देखिए, बिजनेस ट्रस्ट ने अर्न करी हुई कोई भी डिविडेंड इनकम एंड बिजनेस ट्रस्ट ने अर्न करी हुई इंटरेस्ट इनकम, ये दोनों भी एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 FC। ये दोनों भी एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 FC। सो एनी इंटरेस्ट, एनी डिविडेंड व्हिच इज अर्न्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1023 FC। अच्छा, तीसरा एक और हो सकता है, ये कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके अंदर में इन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड की और रेंटल इनकम कमा रहे हो।
फॉर एग्जांपल रीट क्या करता है, मॉल्स के अंदर में बड़े बड़े जो यूनिट्स होते हैं उसको होल्ड कर देता है और फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को उसी को रेंट पे देकर के रेंटल इनकम कमाता है। तो तीसरा इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट बीइंग रीट को आ सकता है वो आ सकता है रेंटल इनकम। सर व्हाट अबाउट रेंटल इनकम? रेंटल इनकम अर्न्ड बाय रीट आर टोटली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1023 एफसीए। सो जो भी रीट को रेंटल इनकम आ रहा है ये एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 एफसीए। और क्योंकि इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट तीनों भी एग्जम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसके ऊपर टीडीएस करने की जरूरत ही नहीं है एसपीवी को। भाई देखिए, एसपीवी बीइंग अ पेयर टीडीएस तो तभी डिडक्ट करेगा जब रिसीवर के हाथ में वो चीज टैक्सेबल हो। अब बिजनेस ट्रस्ट को ना इंटरेस्ट टैक्सेबल है, बिजनेस ट्रस्ट को ना डिविडेंड टैक्सेबल है, और जो रीट को रेंटल इनकम आ रहा है वो भी टैक्सेबल नहीं है। यस और नो? सो एसपीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो क्या करे, बिजनेस ट्रस्ट का टीडीएस डिडक्ट करे। इसीलिए आप 194, आप 194A एंड 194I तीनों जगह टीडीएस के प्रोविजन में आप पढ़ेंगे। व्हेन यू आर मेकिंग दिस पेमेंट टू बिजनेस ट्रस्ट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू टीडीएस। इसी तरीके से तो हम इंटरलिंकिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एसपीवी जो है वो तो एक इंडियन कंपनी है, इनको जो इनकम आ रहा होगा ये तो नॉर्मल रेट पे कर रहे होंगे और इनको टीडीएस करने की जरूरत नहीं, ना ही सेक्शन 194 में जब वो डिविडेंड दे रहे होंगे, ना ही 194A में जब वो इंटरेस्ट दे रहे होंगे, ना ही 194I में जब वो क्या दे रहे होंगे, रेंटल इनकम दे रहे होंगे। यहां तक के सॉर्टेड है, राइट। तो एसपीवी से बिजनेस ट्रस्ट को, थर्ड रिवीजन, एसपीवी से बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट जाए, डिविडेंड जाए, रेंटल इनकम जाए, सब एग्जम्प्ट है। और क्योंकि एग्जम्प्ट है तो एसपीवी को टीडीएस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरलिंकिंग हो गया मालिक। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया बिजनेस ट्रस्ट क्या करे, सिक्योरिटीज को सेल कर दे, मतलब एसपीवी के जो इसने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्ड किया है, हो सकता है वो उसको क्या कर दे, सेल कर दे। सेल क्योंकि एक कैपिटल एसेट का हो रहा है, जाहिर सी बात है क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा, बराबर है। सो व्हाट अबाउट द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट? अब ध्यान से सुनिए, बिजनेस ट्रस्ट को जो कैपिटल गेन आ रहा है, ये कैपिटल गेन बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या होने वाला है बेटा, टोटली टैक्सेबल होने वाला है। और क्योंकि वो एक स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम विल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। तो बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 20%, और क्योंकि यहां पे कैपिटल गेन के रेट्स में अमेंडमेंट आया है 23/7/2024 के बाद, इट विल बी टैक्सेबल एट 12.5%। यस, अब ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, क्योंकि कैपिटल गेन के प्रोविजंस में अमेंडमेंट आया है, बिजनेस ट्रस्ट में ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है। ठीक उसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले कितने परसेंट पे टैक्सेबल था, 15% पे, इफेक्टिव डेट से कितने परसेंट पे टैक्सेबल है, 20% पे। यस और नो? 112A भी हो सकता है, पहले वो कितने परसेंट पे टैक्सेबल था, इट वॉज टैक्सेबल एट 10%, इट वॉज टैक्सेबल एट 10% बियॉन्ड ₹1,25,000। विथ इफेक्ट के बाद वो कितने परसेंट पे टैक्सेबल हो जाएगा, 12.5%। सो यहां पे एक लिटिल करेक्शन है, इसको हटा दीजिए। बियॉन्ड ₹1,25,000 इट वॉज टैक्सेबल एट 10% टिल 23/7/2024। With effect from 23/7/2024 it will be taxable at the rate of 12.5%। याद आ रहा है? तो ये इतना पार्ट कट कर दीजिए, देयर इज अ मिसप्रिंट, और कुछ लोगों के चार्ट में ऑलरेडी होके आ गया होगा, राइट। तो चलिए 1 2 3 स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे, जो भी रीट बिजनेस ट्रस्ट को रेंटल इनकम आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो तो एग्जम्प्ट है। जो शेयर्स बेच करके कैपिटल गेन आ रहा है उसके ऊपर स्पेशल रेट लगेगा। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट को अदर इनकम भी तो आ सकती है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ट्रस्ट के पास जो एडिशनल फंड बचा है उससे उन्होंने लेट से एफडी बना ली, बराबर है। अब यहां पे उन्होंने अदर इनकम कमाई विच इज नॉट फ्रॉम एसपीवी। तो जितनी भी अदर इनकम कमा रहा है बिजनेस ट्रस्ट, उसके ऊपर टैक्स लगेगा एमएमआर के हिसाब से। तो बिजनेस ट्रस्ट जितनी भी अदर इनकम कमा रहा है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी से कोई इंटरेस्ट कमा लिया, यस, या तो फिर उन्होंने कमा लिया डिविडेंड फ्रॉम अदर देन एसपीवी, डिविडेंड फ्रॉम अदर देन एसपीवी। ये जितनी भी अदर इनकम है इन सभी के ऊपर एमएमआर के बेसिस पे वो लोग क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। हम सभी जानते हैं एमएमआर का टैक्स रेट क्या है, 42.744%। और अगर ये न्यू स्कीम के अंदर में आते हैं विच इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, लेट्स से 115 बीएसी, तो ये 39% के हिसाब से आएंगे। तो अकॉर्डिंगली इनका जो टैक्स रेट होगा वो एमएमआर के हिसाब से लगेगा। चलो एक फोर्थ रिविजन करेंगे, काम खत्म करेंगे। बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी में दो मॉडल से पैसा लगा सकता है, एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दूसरा लोन। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो डिविडेंड इनकम आ रहा होगा, टोटली एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। लोन दिया है तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, टोटली एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। या फिर रेंटल इनकम आ रहा होगा बिजनेस ट्रस्ट को, विच इज ऑल्सो एग्जम्प्ट, बराबर है। ये हो गया 3 पॉइंट, 1023 एफसी, 1023 एफसीए। अब आता है, हो सकता है कि कैपिटल गेन आ जाए किसके, एसपीवी के शेयर्स को ट्रांजैक्ट करके।
स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। इसके अलावा कोई भी अदर इनकम आती है बिजनेस ट्रस्ट को, दैट विल बी टैक्सेबल एट एमएमआर। बराबर है, क्लियर है मालिक? तो ये हो गया बिजनेस ट्रस्ट का पूरा मॉडलिंग एंड स्केलिंग। अब ध्यान से सुनिए क्या सिचुएशन होती है। कई बार बिजनेस ट्रस्ट को क्या नहीं मिलते, शेयर्स नहीं मिलते एसपीवी के, तो ये ऑफर कर देते हैं एसपीवी के शेयर होल्डर को कि आप हमारे यूनिट्स ले लो और बदले में आप हमको क्या दे दो, एसपीवी के शेयर्स दे दो। तो भैया दो तरीके हो सकते हैं, जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है एसपीवी में तो लॉजिकली दो तरीके से हो सकता है। एक, प्रमोटर अपने शेयर्स डाइल्यूट कर दे बिजनेस ट्रस्ट को। दूसरा हो सकता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाए कि भैया आप एसपीवी के शेयर हमको दे दो और आप बदले में हमारे क्या ले लो, यूनिट ले लो। अब सोच के देखिए, अगर ऐसा कोई ऑफर बिजनेस ट्रस्ट ने दिया वेर इन एसपीवी के जो शेयर्स है उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परचेज किया और बदले में उनको क्या दिया, यूनिट दिया। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे एसपीवी के, इनके हाथ में तो एक्सचेंज हो गया, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, क्योंकि अब उनको एसपीवी के शेयर्स के बदले में क्या मिल रहा होगा, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स मिल रहे होंगे, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था। पर सेक्शन 47 कहता है ऐसा कोई एक्सचेंज होता भी है तो ये एक्सचेंज जो है इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। देखिए, there will be no capital gain on any transfer of capital asset being shares of SPV to a business trust in exchange of a units allotted by that trust to the transferor. Are you getting the point? So there will be no tax, no capital gain to shareholder of SPV when exchange the shares with unit of business trust. When they exchange the shares with the unit of business trust. लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को, हाँ या ना? तो लो सर, एक और सेक्शन हमारा इस साइड का कंप्लीट हुआ, राइट? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि बिजनेस ट्रस्ट दो तरीके के होते हैं सर, एक होता है रीट, एक होता है इनविट। आपने कहा रीट को जो रेंटल इनकम आ रहा है वो टैक्स नहीं लगेगा। व्हाट अबाउट इनविट को रेंटल इनकम आ गया? तो देखिए, इनविट को अगर रेंटल इनकम आ जाता है तो वो एग्जम्प्ट नहीं होने वाला। सो एनी रेंटल इनकम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज नॉट एग्जम्प्ट। सिर्फ रीट को जो रेंटल इनकम आ रहा है वो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 एफसीए के अंदर में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, अच्छा जी सर। अब जैसा कि आपने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में पढ़ा है, आपने इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर में पढ़ा है, दोनों जगह क्या होता है, जब भी कोई फंड होता है या ट्रस्ट होता है, ये एक्चुअली या तो प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दे यूनिट होल्डर को, या तो ईयर एंड पे अज्यूम किया जाता है कि यूनिट होल्डर को उसी सेम प्रोपोर्शन में मिला है जिस सेम प्रोपोर्शन में क्या किया है, बिजनेस ट्रस्ट ने अर्न किया है। बराबर है? अब बिजनेस ट्रस्ट ने अर्न किया होगा इंटरेस्ट इनकम, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो किसको, यूनिट होल्डर को। अब देख, पास थ्रू स्टेटस का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। जब इंटरेस्ट एसपीवी से बिजनेस ट्रस्ट को मिला था, क्या ये टैक्सेबल था? आंसर इज नो। जब बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स नहीं भरा, ये जब अल्टीमेटली शेयर होल्डर को दे देगा, तो पास थ्रू स्टेटस पे टैक्स किसको देना पड़ेगा? शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। अग्री है कि नहीं है? बिजनेस ट्रस्ट को मिला तब तो एग्जाम था 1023 एफसी, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को देगा तो पास थ्रू स्टेटस में वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? यूनिट होल्डर। और क्योंकि यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, बिजनेस ट्रस्ट को क्या डिडक्ट करना पड़ेगा? एक नंबर बात, टीडीएस। अब तेरे को लग रहा है इंटरलिंकिंग समझ में आ रहा है, राइट? सो बिजनेस ट्रस्ट जब क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, सच इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल टू यूनिट होल्डर। ठीक है? अब क्योंकि हम मानते हैं कि जिस प्रोपोर्शन में बिजनेस ट्रस्ट ने कमाया उसी प्रोपोर्शन में यूनिट होल्डर ने कमाया होगा, तो दूसरी इनकम बिजनेस ट्रस्ट को क्या हो रही थी? डिविडेंड इनकम, जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या थी? एग्जाम थी। अब बिजनेस ट्रस्ट यही डिविडेंड इनकम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? यूनिट होल्डर को। पास थ्रू स्टेटस में वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी? यूनिट होल्डर। तो डिविडेंड जो मिल रहा है ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड earned by a unit holder will be taxable in the hands of unit holder. अब तीसरा आता था रीट, रेंटल इनकम जनरेट करता है तो वो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा? सॉरी, रीट रेंटल इनकम जनरेट करता था तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम था। अब यही रेंटल इनकम अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसको? यूनिट होल्डर को, तो यूनिट होल्डर के हाथ में वो क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप सोच करके देखिए, मैं एक लाइन में अगर इसको कहना चाहूं, एसपीवी इंटरेस्ट दे रही है, डिविडेंड दे रही है, या रेंटल इनकम रीट को जनरेट हो रहा है, ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम्प्ट है, लेकिन यही जब सेम प्रोपोर्शन में यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है, ये तीनों चीजें यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। और क्योंकि यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, बिजनेस ट्रस्ट हैज टू डिडक्ट टीडीएस। बराबर है कि नहीं है? बिजनेस ट्रस्ट हैज टू डिडक्ट टीडीएस। अब टीडीएस कैसे होगा बिजनेस ट्रस्ट द्वारा? ये होगा सेक्शन 194 LBA के अंदर में। ये सेक्शन
होगा 194, बोलो ना बेटा, LBA के तहत। सबसे पहले आते हैं डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट दे रही है किसको, यूनिट होल्डर को, जो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, इस पे टीडीएस होगा 10% के हिसाब से। इस पे टीडीएस होगा कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। यही बिजनेस ट्रस्ट इंटरेस्ट दे रही है यूनिट होल्डर को, जो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। अगर ये यूनिट होल्डर रेसिडेंट है तो नॉर्मल रेट पे टैक्स किया जाएगा, राइट। यही अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो 5% पे क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा, राइट। रेंटल इनकम जो है, रेंटल इनकम का क्या होगा, रेंटल इनकम अगर अदर्स को मिल रहा है तो 10% और नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है तो बेटा रेट इन फोर्स के तहत क्या किया जाएगा, टीडीएस किया जाएगा। क्लियर है मालिक? देखो जरा, तो सीधे शब्दों में एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को जो इंटरेस्ट दे रही है, डिविडेंड दे रही है, रेंटल इनकम जो रीड को आ रही है वो एग्जाम्प्ट, इनविट को जो रेंटल इनकम आ रही है वो टैक्सेबल हो जाएगा। यही सेम प्रोपोर्शन माना जाएगा यूनिट होल्डर के हाथ में, तो जो इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है एंड रेंटल इनकम आ रहा है, ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, यूनिट होल्डर। हालांकि फिर इनविट से रेंटल इनकम आ रहा होगा तो इनविट ने उसके ऊपर टैक्स दिया होगा, तो यूनिट होल्डर के हाथ में फिर वापस से टैक्सेबल होने वाला नहीं है। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर, हाँ जी। अब क्या करना है, यूनिट होल्डर को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमने किस प्रपोर्शन में क्या कमाया है, इनकम कमाया है। सो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन शैल फर्निश अ स्टेटमेंट टू यूनिट होल्डर बाय 30 जून। तो भैया तीनों प्रोविजंस के अंदर में हमने 30 जून ही पढ़ा था। और प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी को बिफोर 30 नवंबर को आपको क्या प्रोवाइड करना है, स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है कि किस प्रपोर्शन में आपने क्या इनकम कमाई है, राइट। अच्छा, अब एक डिविडेंड को लेकर के एक्सेप्शन है, ये काम की चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूछा गया तो शायद ये पूछा जा सकता है। जनरल लॉ हमने क्या पढ़ा, जनरल लॉ हमने पढ़ा एसपीवी जब बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड देता है, इस पे बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स नहीं लगता। बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को डिविडेंड देता है तो यूनिट होल्डर को डिविडेंड पे टैक्स लगता है, बराबर है कि नहीं है। अब यहां पे क्या प्रोविजन है, यहां पे प्रोविजन है, अगर एसपीवी नॉर्मल रेट पे टैक्स पे करता है एंड ही डू नॉट ऑप्ट फॉर 115 BAA, तो ऐसे केस में जो डिविडेंड यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना। जनरल प्रोविजन हमने क्या पढ़ा, एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड देगा एग्जम्प्ट, बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को डिविडेंड देगा टैक्सेबल, यूनिट होल्डर के हाथ में, बराबर है। लेकिन यूनिट होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा अगर एसपीवी ने नॉर्मल रेट पे टैक्स भरा, 115 BAA नहीं लिया, तो जो डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट को मिल रहा है वो तो एग्जम्प्ट है ही, जो डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को मिल रहा है वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यूनिट होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एसपीवी ने जो टैक्स भरा है वो नॉर्मल रेट पे भरा है या 115 BAA पे भरा है। तो प्रोविजन पढ़िए, इफ एसपीवी paid the tax as per the normal provisions of income tax, not 115 BAA, the dividend from SPV shall be exempt in the hands of business trust and in the hands of unit holder। समझ में आ रही है बात? तो जनरल रूल ये है, बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड मिल रहा है एग्जाम, बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को दे रहा है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल। लेकिन जो डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को आ रहा है वो एग्जाम्प्ट हो सकता है अगर एसपीवी नॉर्मल रेट पे क्या दे दे, टैक्स दे दे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अच्छा, ये वही पॉइंट है, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ द सेम नेचर, हाउएवर इनकम रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर अदर देन इंटरेस्ट, dividend, rental income and income of business trust under 115 UA2 shall be treated as income from other sources in the hands of unit holder। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, हाँ। अभी ये देखिए क्या है ये पॉइंट। अब इस चीज का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपको मिलता है ये जो आया है ना ये पार्ट, इससे, इसको समझिए जरा। जनरली बिजनेस ट्रस्ट ने जिस प्रपोर्शन में इनकम कमाई, यूनिट होल्डर के हाथ में वो उसी प्रपोर्शन में मानी जाती है। सो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ द सेम नेचर, हाउएवर इनकम रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर अदर देन इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है? इसका मीनिंग ये हो रहा है कि बिजनेस ट्रस्ट ने अगर कोई भी, बिजनेस ट्रस्ट से अगर कोई भी इनकम आई, किसको? यूनिट होल्डर को, अदर देन इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल इनकम, ये माना जाएगा कि ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। और वो जो टैक्सेबल होगी वो कहां होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। सो यूनिट होल्डर
गेटिंग एनी इनकम, क्योंकि देख बिजनेस ट्रस्ट की जो अदर इनकम भी है वो कहाँ, बिजनेस ट्रस्ट की जो अदर इनकम भी है वो यूनिट होल्डर को जब डिस्ट्रीब्यूट होगी यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। अब टैक्सेबल होगी तो कहां टैक्सेबल होगी, आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो उनके हाथ में इनकम मानी जाएगी। तो ये कहां टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। अब सवाल उठता है कितनी टैक्सेबल होगी, अब सवाल क्या उठता है दोस्त, कितनी टैक्सेबल होगी। तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि भैया आईएफओएस में कितना सम टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो भैया इंटरेस्ट, रेंटल और डिविडेंड इनकम छोड़ करके बाकी जो भी इनकम है वो किसके हाथ में टैक्स होगी, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स होगी। कौन से हेड में टैक्स होगी, आईएफओएस। कितनी टैक्स होगी, उन्होंने बोला ए माइनस बी माइनस सी, या आप ऐसा कह सकते हैं ए माइनस बी एंड सी। अच्छा जी सर, उन्होंने कहा अगर बी और सी ए से बड़ा है तो इसको हम सीधे सीधे जीरो पकड़ लेंगे, कुछ भी एडिशन नहीं होने वाला आईएफओएस में इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। ठीक है, व्हाट इज ए, A is actual sum distributed by business trust. What is B, issue price? What is C, amount earlier taxed under this particular section? तो सीधे शब्दों में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस जो इशू प्राइस था, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आईएफओएस में टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलो, सो ये पूरा का पूरा प्रोविजन है, एक बार पढ़ लो, हम फट से क्विक रिवीजन करेंगे देन। याद रखो हमारा मेजर फोकस अमेंडमेंट पे होना चाहिए। ये जो पार्ट है ये अमेंडमेंट है। अब ये अमेंडमेंट टेक्निकली क्या बोलता है, ये अमेंडमेंट को एक बार मैं आपके लिए प्लीज रिपीट कर देता हूं वापस से, कि भैया जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर, ये उसी प्रोपोर्शन में माना जा रहा था जिस प्रोपोर्शन के अंदर में यूनिट होल्डर बिजनेस ट्रस्ट ने कमाया है। तो इंटरेस्ट, रेंटल इनकम जो थी, या फिर कोई भी इनकम जो 115 यूए सबसेक्शन 2 के अंदर में आ रही थी, ये इनकम ट्रीट इसको छोड़ करके अदर देन दिस इनकम जो हो रही थी, ये टैक्सेबल थी किसके हाथ में, बोलो बेटा? ये टैक्सेबल थी यूनिट होल्डर के हाथ में, बराबर है। यानी प्रैक्टिकली बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को इंटरेस्ट तो देता है, डिविडेंड देता है, रेंटल इनकम देता है, विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। पर इसके अलावा एक और चीज थी, बोलो क्या? रीपेमेंट ऑफ डेप्ट। देख क्या होता था, जैसे कि मैंने देखो बताया था, बिजनेस ट्रस्ट लोन दे सकता है एसपीवी को, ठीक उसी तरीके बिजनेस ट्रस्ट क्या कर सकता है, यूनिट होल्डर को भी लोन दे, यूनिट होल्डर से भी लोन ले सकता है। अब समझना बात को, एसपीवी जब रीपेमेंट करता था लोन का, बराबर है, हो सकता है कुछ ज्यादा अमाउंट दे रहा है, या हो सकता है जिस वैल्यू पे यूनिट होल्ड कर रहा हो एग्जिट प्राइस उससे ज्यादा का हो, पॉसिबल है ना, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट या एग्जिट प्राइस उससे ज्यादा का हो। ठीक उसी तरीके से बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को अपना पैसा वापस दे रहा हो तो हो सकता है एग्जिट प्राइस हायर वैल्यू का, उस दिन का जो वैल्यू हो या उसका फेयर मार्केट वैल्यू हो वो हायर हो। अब हो ये रहा था कि बिजनेस ट्रस्ट जब इनिशियली एसपीवी में पैसा लगाया था उसका वैल्यू कम था, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड सेल वैल्यू, इनको कुछ एडिशनल अमाउंट भी मिल जाए, राइट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेप्ट और मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। अब क्या हो रहा था, ना वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो रहा था, ना वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो रहा था। सो देयर वाज डबल नॉन टैक्सेशन। तो इस केस में क्या किया गया, उनको बोला गया कि अगर बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये जनरली उसी नेचर की मानी जाती है जो इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंटल इनकम की होगी। इन तीन को छोड़ करके जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इंटरेस्ट को छोड़ करके, डिविडेंड को छोड़ करके, रेंटल इनकम को छोड़ करके, या फिर 115 यूए सबसेक्शन 2 वाली इनकम को छोड़ करके जो भी एडिशनल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, इफ एनी टू शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर के हाथ में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना हो जाएगा, या यूनिट होल्डर के हाथ में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। कितना? जितना सम डिस्ट्रीब्यूट किया है बिजनेस ट्रस्ट ने, राइट, टू सच यूनिट होल्डर,
who holds such unit as on the date of distribution, right? Or to any other unit holder who held such units at the time prior to the date of such distribution, which is not in the nature of interest, dividend or rental income which is exempt. बराबर है, क्योंकि इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल इनकम को छोड़ के कोई अदर इनकम है, या फिर वो इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल है, वो छोड़ करके अगर कोई भी एप्रिसिएशन मिल जाता है, किसको? यूनिट होल्डर को मिल जाता है फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट, तो वट एवर इज द सम डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस इनका जो इश्यू प्राइस था, वो माइनस अगर कोई अमाउंट पहले ही टैक्स कर लिया होगा तो मान लीजिए कोई यूनिट होल्डर था, यूनिट होल्डर ने क्या किया था, लेट्स से यूनिट 10 रुपए के थे, 10 रुपए के यूनिट थे, एट द टाइम ऑफ देयर एक्सटिंग्विशमेंट उनको 15 रुपए पे एग्जिट दिया गया, तो ये जो अमाउंट उनके हाथ में आ रहा है, यूनिट होल्डर के हाथ में, यहां पे अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल इनकम उनको एक एप्रिसिएशन मिल रहा है, राइट? तो ये जो एप्रिसिएशन है, सम डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस इशू प्राइस, ये उनके हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट? तो दिस वाज द अमेंडमेंट. अदर सोर्सेस कैसे निकाला जाएगा? सम डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस इशू प्राइस माइनस कोई सम अगर पहले भी टैक्स हो चुका है तो उसको हटा दिया जाएगा. एंड दैट्स हाउ योर टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट कम टू एन एंड. एक फाइनल पॉइंट, एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को अगर इंटरेस्ट दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, या रीट को रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है एग्जाम, बिजनेस ट्रस्ट को अगर एसपीवी के शेयर बेच करके कोई प्रॉफिट आ रहा है तो इस पे कैपिटल गेन. इसके अलावा कोई भी इनकम अदर आती है बिजनेस ट्रस्ट को तो वो एमएमआर पे टैक्स होगी, क्योंकि एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को दे रहा है जो मोटे मोटे तौर पे एग्जाम्प्ट है. एसपीवी जब बिजनेस ट्रस्ट को देता रहेगा देयर इज नो टीडीएस. फिर बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को देंगे तो ये सेम प्रोपोर्शन में माने जाएंगे. डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल इनकम उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. हालांकि यूनिट होल्डर के हाथ में डिविडेंड इनकम टैक्सेबल नहीं, अगर एसपीवी ने नॉर्मल रेट पे क्या पे किया हो, टैक्स पे किया हो. और क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को जब दे रहा है वो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या है दोस्त, टैक्सेबल है, और इसी के लिए क्या किया जाएगा? बिजनेस ट्रस्ट को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 LBA. डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ इनकम उनका क्या डिडक्ट होगा? टीडीएस डिडक्ट होगा. तो यहां तक के था सर आपका टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. आई होप आपको बहुत मजा आया होगा. ये 20 से 25 मिनट के अंदर में जो हमने टॉपिक खत्म किया है ना, जा करके सर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अपने एमआरपी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा. क्लास के अंदर में अपन ने इसको क्वेश्चन सॉल्व किया है. जा करके जो मैंने क्लास, अगर आपने फास्ट ट्रैक या रेगुलर बैच लगाई है तो आपको ऑडियो रिवीजन भी दिया है, जा करके ऑडियो रिवीजन सुन लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा. यस, थैंक यू सो मच. मिलूंगा आपसे बाद में. बाय बाय एंड टेक केयर. बाय बोलो बच्चों.